जय श्री राम दोस्तों। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, मैं आज आप सभी को पूरी 6 कहानियां सुनाने वाला हूं जो डरावनी और रहस्यमय होने वाली है। तो कहानियों को शुरू करने से पहले अपने कानों में ईयरफोन और कमरे की लाइट को ऑफ कर दें, तभी आपको कहानी का एहसास होगा। तो चलिए आज की कहानियों को शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपए ले लूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपए रखो, बाकी वहां पहुंचकर दूंगी। और इतना कहकर वो लड़की ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वो लड़की नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मिलाते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहां तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूं। रामदीन की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूं। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे तो 8 साल हो चुके हैं। देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात से ऑटो चलाना बंद कर दिया था। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। खटखट करती हुई ट्रेन दुर्ग गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और भी डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उससे मुझे निजात मिल सके।
तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही संस्कृत व्यक्ति प्राणी ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था। मेरे लिए मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। हंसा और बोला, संशय कर रहे हो? मेरे ऊपर अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूर कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकार रहा था। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगारा रख रहा है। मैं हड़बड़ाहट कर उठा। कहीं कोई मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। और मैंने अपने बैग से मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है। और मैं टॉयलेट की तरफ जैसे ही मुड़ा, मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला। वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इंतनाम से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहां भी और वहां टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूं। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर, बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने खड़ा था। मैं बोला, तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रणाम देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया
उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वह वही सह्याद्री था। मेरा और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अलग 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है यार। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे से ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहां फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कि कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पैरों को मत देखना, कोई कितना भी बोले पर मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और फिर वो सोचने लगा कि उसने यहां आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे बाहरी लगने लगा था और वो देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने लगे थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज कोई नहीं बचा सकता था, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना, घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। आज से बहुत साल पहले नयनपुर गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में अजीब अजीब हरकतें होती थी। गांव के लोग मुर्दों को जब दफना कर आते थे तब रात को कब्र से लाश गायब हो जाती थी। कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े मिलते थे। आसपास के लोगों का कहना था कुत्ते और जंगली जानवर का काम हो सकता है, पर आजकल किसी ने भी अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देखी थी।
कुछ लोग कहते थे कि किसी शैतानी शक्ति ने मुर्दों को कब्र से निकालकर लाश को खाया है। आज तक किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जो भी अकेले उस कब्रिस्तान में गया वह इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। इसलिए जब भी मुर्दों को दफनाने जाते थे तब सब साथ मिलकर ही जाते थे। कब्रिस्तान में रात को कब्र से लाश कैसे गायब हो जाती थी? कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े क्यों मिलते थे? क्या उस कब्रिस्तान में कोई शैतानी शक्ति है जो ये सब कर रही थी? सच्चाई जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। नैनपुर गांव में करीम चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। करीम चाचा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम बिरयानी बनाने का काम करता था। करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम टीचर की नौकरी करता था। करीम चाचा का एक खुशहाल परिवार था। करीम चाचा एक दयालु इंसान थे और वो हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते थे। वह हमेशा गरीब के बच्चों को भरपेट खाना खिलाते थे। उनके इसी स्वभाव की वजह से गांव के लोग करीम चाचा को बहुत सम्मान देते थे। एक दिन की बात है, करीम चाचा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। तब बड़ा बेटा सलीम अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आपको एक अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वहां पर आपका इलाज करवाएंगे, देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, चलिए हमारे साथ। तब करीम चाचा कहते हैं, बेटा सलीम, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे छोटा भाई गुलफाम का ध्यान रखना। अब्बू की बातें सुनकर गुलफाम रोने लगता है और अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब्बू हम दोनों भाई आपके बिना नहीं रह सकते। करीम चाचा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देते हैं। अचानक से करीम चाचा की मौत हो जाने की वजह से दोनों भाई टूट चुके थे। तब गांव वाले आते हैं और दोनों भाई को संभालते हैं। गांव वाले दोनों भाइयों से कहते हैं, करीम चाचा को जल्दी ही कब्रिस्तान लेके चलो, थोड़ी देर बाद रात होने वाली है। रात के वक्त उस कब्रिस्तान में जाना मना है। तब करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम गांव वालों से कहता है, रात को कब्रिस्तान में क्यों जाना मना है? तब गांव वाले कहते हैं, रात के वक्त उस कब्रिस्तान में अजीब अजीब हरकतें होती हैं। गांव के लोग मुर्दों को जब दफना कर आते हैं तब रात को कब्र से लाश अपने आप गायब हो जाती है और कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े भी नहीं मिलते। उस कब्रिस्तान में रात को जाना खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग सब रात को जाने से डरते हैं। करीम चाचा का बड़ा बेटा सलीम कहता है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। हम लोग रात के वक्त ही अपने अब्बू को दफनाएंगे। कौन कौन हमारे साथ कब्रिस्तान जाएगा वह आके हमारे साथ खड़ा हो जाए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। भीमा, हरिया और बिरजू तीनों ठहरते हैं। भीमा कहता है, गुलफाम भाई, गांव वाले चले गए तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर आपके अब्बू को कब्रिस्तान ले जाएंगे। करीम चाचा को कफन में डाल देते हैं और सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। कब्रिस्तान का माहौल बहुत ज्यादा शांत था। कब्रिस्तान में चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुलफाम अपने हाथों में मशाल लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान के अंदर लेकर जाते हैं। जब सभी लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। यह नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि करीम चाचा की मौत कुछ देर पहले ही हुई थी। फिर किसने कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोद के रखी हुई है? गुलफाम अपने बड़े भाई से कहता है, भाईजान ये कब्र पहले से ही खुदी हुई है, आप अब्बू को इस कब्र में दफना दीजिए। सलीम और गांव वाले मिलकर करीम चाचा को दफना देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं था, जिस कब्र में करीम चाचा को दफना कर आए थे
वहां पर एक लाश पहले से ही दफनाया गया था। कुछ दिन पहले वह लाश उसी कब्र से गायब हो गई थी। अब करीम चाचा की लाश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर दोनों भाई की रूह कांप जाने वाली थी। करीम चाचा के साथ क्या होने वाला है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन बाद गुलफाम अपने अब्बू के कब्र में फूलों की माला चढ़ाने जाता है तो सामने जो नजारा देखता है, गुलफाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुलफाम देखता है करीम चाचा की कब्र खुदी हुई थी और कब्र में करीम चाचा की लाश गायब थी। गुलफाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो गुलफाम कहता है, मेरे अब्बू की लाश को किसने गायब किया? ऐसी हरकतें कौन कर सकता है? गुलफाम गुस्से से गांव की तरफ जाता है और सभी गांव वालों से पूछता है कि करीम चाचा की लाश कब्र से गायब कैसे हुई? ऐसी हरकत किसने की है? तब सब गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, हमने आप लोगों को पहले ही मना किया था। उस कब्रिस्तान में अजीब अजीब हरकतें होती हैं, पर आप दोनों भाइयों ने हम लोगों की बात नहीं मानी और अपने अब्बू को उसी कब्रिस्तान में दफना कर आए। अब किसी शैतानी शक्ति ने आपके अब्बू की लाश को खाया होगा। आप लोग उस कब्रिस्तान में मत जाइए, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। गुलफाम कहता है, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। कब्रिस्तान से कौन लाशों को गायब कर रहा है? कौन ऐसी हरकत कर सकता है? अकेले ही इस सच्चाई का पता लगाऊंगा। तभी गांव वाले कहते हैं, गुलफाम भाई, कब्रिस्तान अकेले मत जाइए, हम भी आपके साथ चलते हैं। ऐसी हरकतें कौन करता है हम भी देखते हैं। कुछ दिन बाद गांव में दिलदार चाचा की मौत हो जाती है। सभी गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि कब्रिस्तान में दिलदार चाचा को दफनाने के बाद उसी कब्रिस्तान में छुपाकर कब्र की निगरानी करेंगे। करीम चाचा के 2 बेटे गुलफाम और सलीम भी साथ में जाते हैं। सलीम गांव वालों से कहता है, उस कब्रिस्तान में सच में किसी शैतानी शक्ति का साया होगा तो हम लोग शैतानी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें साथ में किसी फकीर बाबा को लेकर जाना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर फकीर बाबा को लेके जाते हैं। फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। गांव के सभी लोग बाबा से विनती करते हैं, बाबा हमारी मदद करिए, बाबा अपनी आंखें खोलिए, बाबा हम आपको लेने आए हैं। तभी बाबा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। गांव वालों को सामने देखकर बाबा कहते हैं, मुझे सब पता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। उस कब्रिस्तान में एक शैतानी जिन रहता है, वही कब्र से लाशों को गायब करता है। शैतानी जिन की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा आप हमारे साथ चलिए, बाबा आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। फकीर बाबा कहते हैं, चलो हमें जल्दी से कब्रिस्तान जाना चाहिए, आज अमावस की काली रात है और आज रात शैतानी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। गांव वाले दिलदार चाचा को दफनाने कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और साथ में करीम चाचा के 2 बेटे गुलफाम और सलीम भी जाते हैं। फकीर बाबा भी पीछे पीछे जाते हैं। फकीर बाबा सभी गांव वालों से कहते हैं, मैं इस कब्रिस्तान में छुपकर कब्र की निगरानी करूंगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। तुम लोग दिलदार चाचा को दफनाकर इसी कब्रिस्तान के किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाओ। कुछ देर में रात होने वाली है और शैतानी शक्तियों के आने का वक्त हो जाएगा। जल्दी करो, कब्र खोदो और लाश को दफना दो। सभी लोग मिलकर दिलदार चाचा को दफना देते हैं और लाश को दफनाने के बाद एक सुरक्षित स्थान में छुप जाते हैं। रात गहरी होने लगती है, कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। तब एक काला धुआं आते हुए दिखाई देता है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी सामने देखते हैं एक काला सा दानव कब्र को खोद रहा है। एक काला दानव दिलदार चाचा की लाश को कब्र से निकालकर खाने लगता है। ये मंजर इतना डरावना था कि सभी लोगों की रूह कांप जाती है। सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। करीम चाचा के 2 बेटे
गुलफाम और सलीम कहते हैं, या अल्लाह, इसी भयानक दानव ने हमारे अब्बू को खाया था। हम लोग इस दानव का सामना कैसे करेंगे? ये दानव दिखने में कितना भयानक है। तभी वहां पर फकीर बाबा आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये दानव तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, तुझे मरना होगा। इतना कहकर फकीर बाबा अपने झोले से राख निकालकर शैतानी दानव पर फेंकने लगते हैं। शैतानी दानव गुस्से से गुरगुराने लगता है और शैतानी शक्तियों से फकीर बाबा पर हमला कर देता है। फकीर बाबा पर शैतानी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। फकीर बाबा को सही सलामत देखकर शैतानी दानव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कब्र से लाशें बाहर निकालकर फकीर बाबा पर फेंकने लगता है। सभी गांव वाले इतना डरावना मंजर अपनी आंखों से देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। फकीर बाबा अपने झोले से एक त्रिशूल निकालते हैं और उस त्रिशूल से शैतानी दानव को खत्म कर देते हैं। सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। आज आपकी वजह से इस कब्रिस्तान से शैतानी दानव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब लोग इस कब्रिस्तान में आने जाने से नहीं डरेंगे। आप लोग यहाँ पर अपने मृत जनों को कब्र दे सकते हैं। अब लाश कब्र से गायब नहीं होगी। फकीर बाबा सबको अपना आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। गांव वाले वापस से अपने गांव आ जाते हैं। उस दिन के बाद से उस कब्र से लाशें गायब नहीं होती थी। अब लोग बिना डरे कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने जाते थे।